लड़ाई में लग रहे हैं ट्रंप। नाटो का मतलब ही अमेरिका रहा है। वो बात चाहे इंटेलिजेंस की हो या सैटेलाइट की, लॉजिस्टिक्स की हो या मिसाइल डिफेंस की, अमेरिका के बिना नाटो कुछ नहीं। लेकिन यहां पर तस्वीर अब बदलती दिख रही है। अब वो ग्रीनलैंड पर आर पार के लिए तैयार है और डेनमार्क का मूड देखकर यह लग रहा है कि वो ग्रीनलैंड को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। ऐसे में सवाल कि अगर ट्रंप ने तय ही कर लिया है कि वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे तो डेनमार्क के पास विकल्प क्या बचा है? क्या नाटो के दूसरे देशों के साथ मिलकर डेनमार्क ग्रीनलैंड को बचा सकता है? क्या नाटो देशों के पास इतनी फोर्स है कि वो मिलकर भी अमेरिका का मुकाबला कर पाए, या फिर अब ग्रीनलैंड को ट्रंप के हाथों कब्जा होने से कोई नहीं बचा सकता? आखिर ग्रीनलैंड का भविष्य क्या है? ग्रीनलैंड अभी भले ही डेनमार्क के पास है, लेकिन दुनिया की हर ताकत इस पर अपना कब्जा चाहती है। कम से कम अमेरिका के अलावा रूस और चीन तो यही चाहते हैं, क्योंकि ग्रीनलैंड के पास ऐसा कुछ है जो सबको चाहिए। वो बात चाहे सोने के भंडार की हो, दुर्लभ खनिजों की हो, तेल की हो, या फिर रेयर अर्थ मेटल्स की, ये सबको चाहिए। ऊपर से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ पिघल रही है, तो नए समुद्री रास्ते बन रहे हैं, जिससे एशिया, यूरोप और अमेरिका के बीच की दूरी कम हो सकती है। इससे कारोबार आसान होगा और ग्रीनलैंड पर इसका कब्जा होगा, इन रास्तों पर भी उसी का कब्जा होगा। ऐसे में एक बात तो अभी ये दिख रही है कि ग्रीनलैंड को लेकर अगर बवाल मचता है तो रूस और चीन जरूर इसमें शामिल होंगे। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं वो सुनिए, उसके बाद हम डिबेट की शुरुआत करने जा रहे हैं। दुनिया का नक्शा भी बदल जाएगा, क्योंकि तब जंग होगी और वो जंग इतनी बड़ी होगी कि उससे होने वाली तबाही का अनुमान लगाना भी नामुमकिन होगा। और अब देखिए किस तरह से ईरान से अब जो शिफ्ट है मोशन का, अब वो ग्रीनलैंड की तरफ चल गया। देश का सवाल देख लेते हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे अगले घंटे लगातार। जी हां, देश का सवाल नंबर 1 क्या है वो जान लीजिए। क्या ईरान के आगे अमेरिका ने सरेंडर कर दिया है? जी हां, देश का सवाल नंबर 2 जिस पर हम चर्चा करेंगे, क्या ईरान में हमला अमेरिका की बड़ी भूल होगी? सवाल नंबर 3, क्या अब अमेरिका का फोकस चीन और रूस होने जा रहे हैं? देश का सवाल नंबर 4, क्या ग्रीनलैंड के बिना एयर डिफेंस सिस्टम गोल्डन डोम कारगर नहीं होगा? और आज का सवाल नंबर 5, क्या ईरान के बहाने रूस और चीन अमेरिका को घेरने की रणनीति बैकडोर से कर रहे हैं? इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे और उन सवालों के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका का नया नैरेटिव क्या है। जरा ग्राफिक के जरिए बिग वॉल पर आपको समझाते हैं कि आखिरकार अब जो नया नैरेटिव दिख रहा है उस नैरेटिव का मतलब क्या है। जी हां, ग्रीनलैंड इतना अहम क्यों है अमेरिका के लिए? अमेरिका क्यों उस पर कब्जा करना चाहता है? यह आपको वॉल के जरिए, ग्राफिक के जरिए समझाएंगे और तभी आप ये समझ पाएंगे कि आखिरकार ईरान का जो नैरेटिव अब वो शिफ्ट ग्रीनलैंड की तरफ क्यों हो रहा है। जी हां, ये ग्राफिक्स देखिए। ग्रीनलैंड का कब्जा मजबूरी है, रूस चीन से खौफ में ट्रंप है। अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड राष्ट्रीय सुरक्षा का है फ्रंटलाइन, क्योंकि वहां पर गोल्डन डोम जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे इंस्टॉल करने की बात हो रही है। ये द्वीप अटलांटिक महासागर के बीचों बीच में मौजूद है। बहुत क्रूशियल स्ट्रैटेजिक लोकेशन इसकी है, जिसकी वजह से अमेरिका, चीन और रशिया जैसे मुल्क इस पर कब्जा करना चाहते हैं। इसके अलावा मिड अटलांटिक क्षेत्र का जो इलाका है वो बेहद अहम है। वो रूट है, ट्रैवल रूट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो बिजनेस हो रहे हैं वहां पर उस रास्ते से होते हैं। इसके अलावा एक बहुत अहम बात यह भी है कि ग्रीनलैंड की जो स्ट्रैटेजिक पोजीशन है यूरोप और रूस के बीच सैन्य मिसाइल निगरानी के लिए बहुत अहम है। यानी वहां पर अगर गोल्डन डोम इंस्टॉल किया जाता है तो रशिया की निगरानी अमेरिका कर पाएगा, चीन की निगरानी अमेरिका कर पाएगा। और ये बहुत अहम हो जाता है क्योंकि जिस तरह के हालात अभी जियोपॉलिटिकल चल रहे हैं, यहां अमेरिका का थुले एयरबेस पहले से मौजूद है, जहां पर बड़े पैमाने पर अमेरिकी सैनिक ऑलरेडी वहां पर हैं। उनका एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर इंस्टॉल किया गया। हजारों की तादाद में जो मरीन कमांडोज है वहां पर तैनात हैं। ये मिसाइल चेतावनी संदिग्ध मूवमेंट पर नजर रखता है। जो उनका बेस है धुले बेस, वहां पर ऑलरेडी प्री रडार सिस्टम्स इंस्टॉल किए गए हैं। कोई हवाई हमला होता है तो वहां पर उन्हें चेतावनी जारी होती है। वहां पर उनको टैक्टिकल बेस वहां पर बना। अमेरिका यहां भू राजनीतिक पकड़ मजबूत करना चाहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के हिसाब से ये एक बहुत सकरा रास्ता है। यानी रशिया भी सीधा अमेरिका को एक्सेस कर सकता है ग्रीनलैंड से, चाइना भी कर सकता है, इसलिए अमेरिका बहुत डरा हुआ है। ग्रीनलैंड में प्लेन, नाव, हेलीकॉप्टर और स्लेज के जरिए ही पहुंचा जा सकता है, क्योंकि बहुत ही वहां पर 12 महीने बर्फ रहती है। कुछ महीने के लिए धूप निकलती है और उसके बाद थोड़ी बर्फ पिघलती है, लेकिन ज्यादातर मौकों पर वहां पर सिर्फ बर्फ होती है। दुर्लभ खनिज, तेल, गैस और रेयर अर्थ एलिमेंट्स वहां पाए जाते हैं, जिसका हर कोई जिस पर कब्जा करना चाहता है, जिसकी जरूरत हर किसी को है। और इसीलिए ग्रीनलैंड बहुत क्रूशियल हो जाता है उन सभी लोगों के लिए जो डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाते हैं। बर्फ पिघलने से नए शिपिंग रूट्स अमेरिका के नियंत्रण में होंगे, क्योंकि वो रास्ता बहुत छोटा है। अगर आपको साउथ चाइना सी को कवर करना है, रशिया कवर करना है, तो वो बहुत छोटा रास्ता, और इसीलिए चीन और बाकी मुल्क वहां पर पहुंच रहे हैं। ग्रीनलैंड पर कब्जा मजबूरी है या सिर्फ ये एक शिफ्टिंग है पावर की? अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड राष्ट्रीय सुरक्षा की फ्रंट लाइन है, ये आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि रूस और चीन जिस तरह से बैकडोर से एंट्री कर वहां पर अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी वजह से अमेरिका चाहता है कि इससे पहले कि रशिया और चाइना को वहां पर एक्सेस मिले। ये मैप देखिए, मैप के जरिए आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। देखिए,
ईरान के बाद किसका नंबर आने वाला है, ये मैप आप समझिए, उसके बाद आप पूरा जियोपॉलिटिकल जो सिस्टम है वो समझ पाएंगे। पहला जो मुल्क है वो क्यूबा है, ये लैटिन अमेरिकी कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं। शहर नंबर 2 पनामा है, शहर नंबर 3 कोलंबिया है, इसके अलावा शहर नंबर 5 मैक्सिको है, और शहर जो ये आइलैंड है, सबसे बड़ा आइलैंड है दुनिया का, ये है ग्रीनलैंड। और यहां पर कब्जे की जंग चल रही है क्योंकि ये पूरा रशिया वाला इलाका है, यहां पर रशिया, यहां पर चाइना है और अमेरिका यहां पर है। ये कनाडा वाला इलाका, ये कनाडा है, ये लैटिन अमेरिका है, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। और यहां पर अमेरिका इसलिए आना चाहता है क्योंकि अगर यहां पे गोल्डन डोम जो सिस्टम इंस्टॉल कर लिया जाए ग्रीनलैंड में, तो यहां से रशिया को टारगेट करना बहुत आसान होगा, यहां से चाइना को टारगेट करना बहुत आसान होगा, यहां से तमाम जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं उनको टारगेट करना बहुत आसान होगा। साथ ही साथ जो लैटिन अमेरिका कंट्रीज हैं जहां पर क्यूबा, कोलंबिया और मैक्सिको है, यहां से यहां की निगरानी भी बहुत मुमकिन है। लेकिन अगर यहां पर रशिया और चाइना यहां पर पहुंच जाता है तो समझिए यहां से अमेरिका बहुत करीब है। और यही डर ट्रंप को सता रहा है कि अगर इस पानी के रास्ते पर रशिया और चाइना को एक्सेस मिल जाता है तो अमेरिका बिल्कुल महफूज नहीं रहेगा। क्योंकि आप दूरी देखिए, ग्रीनलैंड से अमेरिका की दूरी कितनी कम है, उसके मुकाबले चाइना यहां पर है। ये साउथ चाइना सी का इलाका है, ये अरेबियन सी है, इंडिया के ठीक नीचे, ये इंडिया का मैप है, इसके ठीक नीचे यहां पर अरेबियन सी है, ये पैसिफिक ओशन है, ये अटलांटिक ओशन है, और ये साउथ चाइना सी का इलाका है। यहां से चाइना को अगर अमेरिका को टारगेट करना है तो बहुत दूरी है, लेकिन चाइना उठ के अगर ग्रीनलैंड पहुंच जाता है, रशिया यहां से अगर ग्रीनलैंड पे आता है तो यहां से अमेरिका को टारगेट करना बहुत आसान हो जाएगा। और इसीलिए ग्रीनलैंड को लेकर लड़ाई हो रही है, चाहे वो रेयर अर्थ मेटल की बात हो, चाहे खनिज की बात हो, चाहे क्रूड की बात हो, चाहे स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात हो। लेकिन असल डर जो ट्रंप का है वो यही है कि अगर ये एक्सेस रशिया और चीन को मिल गया तो अमेरिका की हवा खराब हो जाएगी, क्योंकि दोनों मुल्क मिलकर वहां से अमेरिका को टारगेट करेंगे। अगले ग्राफिक्स पे आते हैं, उसके बाद हम डिबेट की शुरुआत करेंगे। लेकिन समझिए कि ये मैप ये बताने और जताने के लिए काफी है कि अमेरिका चिंतित क्यों है, अमेरिका की परेशानी क्या है, अमेरिका को यूरोपियन यूनियन ईयू कैसे कंट्रोल कर रहा है वो भी देखिए। नेटो उनसे नाराज है ग्रीनलैंड को लेकर, इसलिए अमेरिका पर कस्टम ड्यूटी बढ़ सकती है। ये वही टूल है जो अमेरिका बाकी मुल्कों पर करता है। कोटा या लाइसेंस में उनको सख्ती मिल जाएगी ताकि जो रिबेट्स हैं, जो छूट है, इंपोर्ट ड्यूटीज, एक्सपोर्ट ड्यूटीज, वो उनको ज्यादा भरनी पड़ेगी। लाइसेंसिंग की प्रक्रिया यूं रोक सकता है, यानी जब ट्रेड नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा, तो आर्थिक नुकसान अमेरिका को होगा। यूएस की पहुंचे जो मार्केट है, जो यूरोपियन मार्केट है, यूरोपियन देश वहां पर सैंक्शन लगा सकते हैं, यानी अमेरिका का जो एक्सेस है यूरोपीय देशों को वो कम हो जाएगा, उससे भी उनको कारोबारी नुकसान होगा। कारोबार रोक लगाना, उसे कंट्रोल करना, सीधा सीधा जो नुकसान अमेरिका की इकोनॉमी को होगा। और इसीलिए ये यूरोपियन यूनियन, नाटो साथ मिलकर ट्रंप को कमजोर करने के लिए, ट्रंप को कंट्रोल करने के लिए सब करें। इन्वेस्टमेंट पर बैन हो जाएगा तो जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जितना इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर वहां पर ग्रीनलैंड में या यूरोपियन कंट्रीज में अमेरिका का है, उस पर भी बैन लगेगा ताकि अमेरिका की कमर पैसे से तोड़ी जा सके। और ट्रंप इस वक्त पैसे को लेकर बहुत फिक्रमंद है, पब्लिक टेंडर में हिस्सा लेने से रोक सकते हैं। यानी बहुत सारे डेवलपमेंट के काम हैं जो यूरोपियन कंट्रीज में अमेरिकन कंपनियां करती हैं, चाहे वो रियल एस्टेट कंपनियां हो, चाहे इंश्योरेंस कंपनियां हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने वाली कंपनियां हो, उनका एक्सपोजर कम हो जाएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में सिक्योरिटी कम कर देंगे, यानी अमेरिका दुनिया भर के मुल्कों में इंटेलेक्ट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करता है, वहां ब्याज देता है, सोवरिन फंड में इन्वेस्टमेंट करता है, वो सारी चीजें रुक जाएंगी जो अमेरिका की इकोनॉमी को डंप करेंगी, कमजोर करेंगी। तो नाटो, यूरोपियन यूनियन सीधे टक्कर अमेरिका से नहीं ले सकता, लेकिन इन सैंक्शंस के जरिए वो अमेरिका को कमजोर कर सकता है। और इसीलिए ये सारे जो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हैं, नाटो कंट्रीज हैं, वो एक साथ आ रहे हैं ताकि अमेरिका पर एक मेंटल प्रेशर बना जा सके, एक मानसिक दबाव बनाया जा सके, ताकि आने वाले वक्त में जो सख्ती, जो सैंक्शंस अमेरिका यूरोपियन कंट्रीज पर है, नाटो पर लगा रहा है ग्रीनलैंड को सपोर्ट करने के लिए, ग्रीनलैंड के साथ खड़े होने के लिए, उस पर रोक लगे। अगला ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम आपको और डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस के बाद, साथ ही साथ ग्रीनलैंड के मसले के बाद आखिर क्या कुछ होना। ट्रंप के विरोध में जो नाटो कंट्रीज हैं वो कौन है, फटाफट मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि ये नाटो, अमेरिका नाटो का सबसे बड़ा प्लेयर है, लेकिन उसके बावजूद देखिए जो नाटो कंट्रीज हैं ये उनसे नाराज हैं। फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, नीदरलैंड, फिनलैंड, ब्रिटेन, इन सभी देशों ने अपने सैनिक भेजे। नॉर्वे ने 2 सैनिक भेजे, ये सांकेतिक रूप से भेजा गया, ऐसा नहीं कि जंग होने जा रही। जर्मनी ने 13 सैनिक अपने भेजे हैं ग्रीनलैंड के बेस पर। इसके अलावा फ्रांस की बात करें, फ्रांस ने 15 सैनिक भेजे हैं, नीदरलैंड ने 2 सैनिक भेजे हैं, फिनलैंड ने 2 सैनिक भेजे हैं, ब्रिटेन की ओर से भी 2 सैनिकों का जत्था वहां पर पहुंचा है, और नॉर्वे से भी 2 सैनिक हैं। तो ये जो ग्राफिक्स मैं आपको बता रहा हूं, ये एक सांकेतिक विरोध है। समझिए, आप अमेरिका से लड़ नहीं सकते क्योंकि बहुत बड़ी आर्मी है, दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी, सबसे ज्यादा टैक्टिकल फोर्स उनके पास है, तो आप उनसे लड़ नहीं सकते। लेकिन ये नाटो के देश हैं जो अमेरिका के मित्र राष्ट्र कहे जाते हैं, यूरोपियन यूनियन के, इन सब ने एक सांकेतिक विरोध करने के लिए वहां पर अपने सैनिक भेजे कि भाई ग्रीनलैंड में आप जो कुछ कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, आपको कोई हक नहीं बनता कि आप ग्रीनलैंड पर कब्जा करें और वहां पर जबरन घुसने की कोशिश करें, क्योंकि ऑलरेडी आपको वहां पर एक्सेस दिया गया
गया। तो ये कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जिन्होंने नाटो के तो मेंबर्स भी हैं, यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं, लेकिन अमेरिका पर वो सख्ती कर रहे हैं, वो एक सांकेतिक विरोध जता रहे हैं कि देखिए भाई आप जो कर रहे हैं वो गलत है और अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो इससे हमारे आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे। अगला ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं वॉल पे और उसके जरिए भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार आने वाले वक्त में क्या स्थितियां होने वाली है। देखिए ग्रीनलैंड में ट्रंप का वॉर जोन क्या, पिटोफिक स्पेस क्या है ये समझिए, बहुत टैक्टिकल चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो पिटोफिक स्पेस है वहां पर मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं, स्पेस सर्विलांस सिस्टम इंस्टॉल किए गए, यानी अगर स्पेस से कोई हमला होता है, स्पेस से कोई खतरा आता है तो अमेरिका उसको डिटेक्ट करके उस पर कार्रवाई कर सकता है। ये बहुत ही क्रूशियल टैक्टिकल पोजीशन है ग्रीनलैंड में जिस पर अमेरिका अभी काबिज है। पिटोफिक स्पेस इसे कहते हैं, यूएस कनाडा के ज्वाइंट ऑपरेशन के लिए बहुत अहम है क्योंकि कनाडा को बार बार अमेरिका कहता है कि कनाडा पर भी खतरा है और वो कनाडा के साथ मिलकर एक बड़े भाई की भूमिका निभाना चाहता है, लेकिन कनाडा ये नहीं चाहता है। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइलों का अर्ली वार्निंग सिस्टम पिटोफिक में लगाया गया जो ग्रीनलैंड के समुद्री किनारे के पास है और यहां पर भी अगर रशिया से, चाइना से, किसी भी मुल्क से कोई एयर अटैक होता है तो उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी वहां पर इंस्टॉल किया गया है, उसके बावजूद वो जिद कर रहे हैं। गोल्डन जो डोम एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका नया बना रहा है वो चाहते हैं ग्रीनलैंड में उनको जगह मिले, लेकिन जब उनको ऑलरेडी पिटोफिक स्पेस मिला हुआ है जहां पर उनका अर्ली वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल है, नॉर्ड ऑपरेशंस वहां पर इंस्टॉलेशन है, दोनों देश मिलकर वहां पर वॉर प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके बाद भी आपको ग्रीनलैंड क्यों चाहिए? और सबसे बड़ा टसल का मसला पॉइंटर यही है कि भाई आपको प्रॉब्लम है तो आप बातचीत करिए, लेकिन आप बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप जबरन घुस रहे हैं एक मुल्क के अंदर, वहां की सोवेनिटी, वहां के पॉलिटिकल रेजिम को ध्वस्त करना चाहते हैं, आप डरा रहे हैं, आप उन पर टैक्स लगा रहे हैं, आप उन पर दबाव बना रहे हैं कि वो आपके सामने सरेंडर कर दे, लेकिन इस तरह से चीजें नहीं हो सकती क्योंकि नाटो भी अब लामबंद होने जा रहा है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है और माफ कीजिएगा, उनके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सारे नैरेटिव, ये सारा कंटेंट जो मैंने आपको वॉल पर समझाया है, आखिर इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद अगला कदम क्या होगा। क्या ईरान को लेकर ट्रंप ये मान चुके हैं कि वहां पर अगर उन्होंने हमला किया तो ये उनके लिए एक सुसाइड अटेम्प्ट होगा, एक सुसाइड एक्टिविटी होगी, क्योंकि उनको पता है कि ईरान बिल्कुल ये बात कह चुका है, बता चुका है कि किसी भी कीमत पर हम अब हार मानने वाले नहीं हैं, हम किसी भी तरीके से सरेंडर नहीं करेंगे। और इसीलिए जो शिफ्ट हुआ है फोकस पूरा फोकस अब शिफ्ट हो रहा है ग्रीनलैंड की तरफ, क्योंकि ईरान को लेकर अमेरिका इजराइल के जो स्ट्रैटेजिक उनकी प्लानिंग थी उसमें थोड़ा डिले हो रहा है, क्योंकि आपको मैंने एक दिन पहले जब हम शो कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि अमेरिका मुकम्मल तैयारी करना चाहता है जंग की, इसीलिए दो जो वॉरशिप हैं यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश अब खाड़ी देशों की तरफ बढ़ रहे हैं। वहां पर जब वो पहुंच जाएंगे उसके बाद देखने वाली बात होगी कि क्या अब ट्रंप ईरान पर हमला करने वाले हैं, क्योंकि उनके पास हवाई क्षेत्र नहीं है फ्लाई करने के लिए, अरब कंट्रीज उन पर प्रेशर बना रही हैं, इजराइल भी पूरी तरह से तैयार नहीं, क्योंकि जैसे ही अमेरिका हमला करेगा ईरान पर, ईरान का सबसे पहला रिटेलिएशन कहां पे होगा? इजराइल के ऊपर होगा। और इसीलिए इजराइल ने मना किया कि भाई अभी तो कम से कम वॉर का जो सिचुएशन नहीं है, अभी हम मेंटली प्रिपेयर नहीं है, और फाइनेंशियल नुकसान भी बहुत ज्यादा इजराइल को है। लेकिन एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा है, उनके जरिए हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो चीजें चल रही हैं क्या ये वॉर एस्केलेशन के बहुत करीब है, और क्या ग्रीनलैंड पर जो मसला है वो आखिर कैसे होगा। स्वागत कीजिए डॉक्टर पीके सहगल साहब का, डिफेंस एक्सपर्ट है सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे डिबेट देश का सवाल में। इसके अलावा करोड़ी सिंह जी मेरे साथ हैं, फॉरेन एक्सपर्ट है, विदेशी मामलों के जानकार, मिडिल ईस्ट से जुड़े हैं सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पूर्णिमा नाथ मेरे साथ है, शी इज अ रिपब्लिकन लीडर, अमेरिका से हमारे साथ जुड़ी है, मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा सफुल्ला कादरी साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं, पैनल पर नाम ठीक करा दीजिए। ठीक है सर, ठीक है। अहमद काजमी साहब मेरे साथ जुड़े, नारी मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सबसे पहला सवाल मैं सहगल सर आपसे ही करूंगा कि अभी जिस तरह से पूरा जो नैरेटिव शिफ्ट हुआ है कि अभी ईरान पर बातचीत हो रही थी, ईरान पर कब्जे की तैयारी थी, ईरान पर हमले की तैयारी थी, लेकिन अचानक से ग्रीनलैंड पर अब फोकस हो गया है, वहां पर वॉर डिले कर दिया गया है, दोनों देशों ने आपस में बात की कि भाई अभी जंग नहीं होगी, अभी वहां हमला नहीं करेंगे। इसको आप किस तरह से देखते हैं सर? देखो ये नैरेटिव शिफ्ट जो है, मैं इससे इतना सहमत नहीं हूँ। जहाँ तक वेनेजुएला के ऊपर हमला जब हुआ, अमेरिका ने चार महीने तैयारी की। राइट सर। 4 महीने तैयारी के बाद उन्होंने कार्रवाई की। जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान वेनेजुएला नहीं है। 12 दिन की लड़ाई के बाद भी उनके पास रेजिडुअल कैपेबिलिटी इतनी ज़बरदस्त है कि वास्तव में वो ईरान को, अमेरिका को और अमेरिकन एलाइज को और इसराइल को नुकसान पहुँचा सकते हैं। अमेरिका की तैयारी पूरी नहीं है, और जब वो अमेरिका की तैयारी पूरी हो जाएगी, ये कहना कि ट्रंप पीछे हट गए या ट्रंप ने किस्म से डर गए इज नॉट करेक्ट। जिस दिन अमेरिका की तैयारी पूरी हो जाएगी, अमेरिका अवश्य हमला करेगा ईरान के ऊपर, इसमें किसी प्रकार की कोई शक नहीं। अगर आप देखो कि तकरीबन फ्राइडे को एक कंटेनर उतारा गया कराची के अंदर, जिसमें 60,000 वेपन्स थे,
वो राइट वेपन्स सर। ईरान में अवाम के लिए, ताकि वो अवाम जो है मुकाबला कर सके IRGC का और उनकी आर्मी का। राइट सर। उसको ड्रोन अटैक के माध्यम से, यानी दूसरे लफ्ज़ों में अमेरिका जो है पाकिस्तान की ज़मीन को भी इस्तेमाल करना चाहता है। जहाँ तक उसके मिडल ईस्ट एलाइज हैं, वो साफ तौर पे कह रहे हैं आप हमारी एयर स्पेस का इस्तेमाल मत कीजिए। वो सारे इस समय उसके खिलाफ है। वो कहते हैं टर्की है, सऊदी अरेबिया है, इजिप्ट है, ओमान है, कुवैत है, इंक्लूडिंग इसराइल। वो साफ साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस समय हमला करना जो है आपके लिए खतरे से खाली नहीं होगा। ईरान, और जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान को रशिया और चाइना जो है सीक्रेटली कुछ वेपन्स दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर अमेरिका हमला करता है, जो मेरे मुताबिक अवश्य करेगा, इट बी अ वेरी हाई टेक वॉर ऑफ अ वेरी डिफरेंट वैरायटी। और उसका अंजाम क्या होगा? एज फार मिडल ईस्ट इज कंसर्न, देयर बी टोटल इंस्टेबिलिटी। दुनिया जी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगी। जी। यूरोप की एनर्जी, जापान की एनर्जी, इंडिया की एनर्जी, चाइना की एनर्जी का साधन वही है बहुत। फिर जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान को तो कई प्रकार से नुकसान हो जाएगा। आपको रेमिटेंसेस नहीं आएंगी, आपका जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है और जो कनेक्टिविटी है अफगानिस्तान में और सेंट्रल एशिया के लिए और रशिया के लिए, वो रुक जाएगी। IMEC रुक सकता है, UTI2 रुक सकता है। बहुत बड़े पैमाने पर मिडल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी का असर जो है हिंदुस्तान की इकोनॉमी के ऊपर पड़ेगा। आपका GDP कम हो जाएगा, आपकी स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो जाएगी, रुपये की वैल्यू फर्दर गिर जाएगी। इसी माफिक जहाँ तक दुनिया का ताल्लुक है, दुनिया की इकोनॉमी भी बैठ जाएगी। और जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, ईरान साफ तौर पे कहता है कि हम कोशिश करेंगे कि उनके अब्राहम लिंकन को डुबो दें। हमारे पास क्षमता है, हमारे पास अनेकों प्रकार के हैं। लेकिन जब अमेरिका की तैयारी 100% हो जाएगी, अभी अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को उन्हीं के जो मिलिट्री कमांडर्स हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम किसी प्रकार से आपको गारंटी नहीं कर सकते जी। कि हमको सक्सेस मिलेगी। सेकेंडली, उन्होंने ये भी कहा कि इस समय हम ये भी नहीं गारंटी कर सकते कि रजीम चेंज होगा। उसका नतीजा उल्टा हो सकता है कि उसकी ईरान की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को निगाह में रखते हुए वहाँ के लोग जो है एकजुट हो जाए खमेनी के पक्ष में। ऐसे में जब तक हमारी तैयारी हर प्रकार से कंप्लीट नहीं हो जाती, आप किसी प्रकार से हमला मत कीजिए। फेयर इनफ सर। ठीक है। एक किस्म से टैक्टिकल मूव है राइट सर। अमेरिका की तरफ से। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। मेरे साथ मोहम्मद अहमद काज़मी साहब ईरानी मामलों के जानकार हैं। काज़मी साहब, एक बात समझ में आ रही है कि ईरान भले छोटा मुल्क हो, लेकिन कभी कभी कुछ छोटे मुल्क की टैक्टिकल पोजीशन, उनका नैरेटिव, उनकी डिप्लोमेटिक डायलॉग इस तरह के होते हैं कि बड़े बड़े मुल्क उन पर हाथ डालने से डरते हैं। तो जिस तरह से सहगल सर बता रहे हैं कि अभी तैयारी पूरी मुकम्मल नहीं हो पाई है, अमेरिका वेट कर रहा है कि तैयारी हो जाए, ईरान भी तैयार, इजराइल भी तैयार हो जाए, उसके बाद हमला हो। वहां पर किस तरह का नैरेटिव अमेरिका को लेकर अभी चल रहा है सर? देखिए, ईरान में जब ये इस्लामी क्रांति आई 1979 में, उसमें दो चीजें बहुत ही बुनियादी उनका नारा रही हैं और आज भी वो उस पर कायम है। नंबर एक, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा शैतान है, वो पहले दिन से ये बात कहते रहे हैं। दूसरी बात, फिलिस्तीन पर कब्जा करके इजराइल बनाया गया है, वो एक कैंसरस नासूर है, ट्यूमर है, उसको उखाड़ फेंकना जरूरी है। ये उनकी फॉरेन पॉलिसी का बुनियादी एलिमेंट है जिस पर वो मजबूती से चल रहे हैं। और अब पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से उन्होंने अपने नजरिए से जुड़े हुए लोगों को इस पूरे इलाके में जोड़ा है, जिसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है, जिसने मुंहतोड़ जवाब दिया है इजराइल को, वो भी उसके साथ मजबूत है। और जैसा कि हमारे साथी ने कहा, और बहुत से इजरायली भी कह रहे हैं, अमेरिकन भी कह रहे हैं कि अभी वहां की अवाम, अगर हमला किया गया तो वहां की अवाम सरकार के साथ और मजबूती से जुड़ जाएगी और हमारा प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत ही तैयारी है, फौजी तैयारी के लिहाज से भी उन्होंने कहा है कि हम सरप्राइजेस देंगे, अगर हम पर हमला हुआ तो हम जवाबी कार्रवाई ऐसी करेंगे, वो हथियार दिखाएंगे जो अब तक दुनिया नहीं जानती कि ईरान के पास वो हथियार हैं। तो वो छोटा मुल्क नहीं है, इस इलाके का सबसे ताकतवर मुल्क है और उसके पास वो टेक्नोलॉजी और वो हथियार हैं जिसके लिए रूस भी मजबूर है। तकरीबन 50 मुल्क हैं दुनिया के जो ईरान से हथियार या तो खरीदना चाहते हैं या खरीद रहे हैं। तो ईरान एक मजबूत मुल्क है इस इलाके में। 1979 से वेस्टर्न मीडिया ने ईरान पर पर्दा डाल करके यह समझा कि दुनिया उसकी तरक्की नहीं जानेगी, तो वो तरक्की भी नहीं करेगा। पर्दा डालने से किसी जगह की हकीकत नहीं बदली जाती। अब बहुत से मुल्कों को ताज्जुब हो रहा है कि ईरान ने इतनी तरक्की कर ली, असल में वो तरक्की मुसलसल कर रहा था, पर्दा अब उठा है।
ठीक है, पॉइंट टेकन सर। किरोड़ी सिंह जी मेरे साथ हैं। सर, जो काज़मी साहब कह रहे हैं कि ईरान बहुत मजबूत मुल्क है, दुनिया भर के मुल्क उससे हथियार खरीदना चाहते हैं, अब इतनी मजबूती, इतना ताकत, इतनी शारीरिक रूप से अगर मजबूती ईरान के अंदर है तो भी ये सब चीज़ें होनी नहीं चाहिए थी। वहाँ तो खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, सूखा पड़ा हुआ है, इन्फ्लेशन वहाँ पर चरम पर है, लोग मर रहे हैं, नौकरी वहाँ पर है नहीं, इकोनॉमी डंप हो चुकी है। काज़मी साहब जो तस्वीर दिखाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता सर। करोड़ी सिंह जी। देखिए, ऐसा है कि लड़ाई लड़ी जाती है वो विल पावर से लड़ी जाती है, हौसलों से लड़ी जाती है अगर कोई लड़ाई होती है तो ईरान का जहां तक सवाल है, अमेरिका कोई कैजुअली डिसीजन नहीं लेता है। कई बार हमारे मीडिया वाले ट्रम्प पे बहुत मीम बनाते हैं कि ट्रम्प कुछ डिसीजन लेता है, दबाव बनाता है, पीछे हट जाता है, फिर कुछ आगे पीछे से टाको ट्रम्प के नाम पे काफी अमेरिकन मीडिया में चल रहा है। ऐसा नहीं है। ट्रम्प देखिए, इम्पल्सिव रिएक्शन तो है उनका, लेकिन अमेरिका का पेंटागन ऑफिस है, वो दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस और इंटेलिजेंस एनालिसिस का ऑफिस है। राइट सर। तो वो अच्छी तरह एनालाइज करके अमेरिका की पॉलिसी बनाते हैं। राइट सर। अब ट्रम्प के आने के बाद ट्रम्प ने ये एहसास किया, पेंटागन ने भी एहसास किया कि अमेरिका सुपर पावर के रूप में डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, उसको वापस रास्ते कैसे लाया जाए। ये अमेरिका का उद्देश्य है कि सुपर पावर बने रहना कितना मुश्किल है अमेरिका के लिए। सुपर पावर के दो पिलर तो उनके बहुत मजबूत हैं, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री। बाकी दूसरे पिलर्स हैं वो बहुत कमजोर हैं, तो ट्रम्प उनको मजबूत करने में लगा हुआ है। और उनको मजबूत करने के लिए उसको दो काम करने पड़ेंगे। एक तो जो दुनिया में रिसोर्सेज हैं उन पे कब्जा करना पड़ेगा, और जो दूसरे इमर्जिंग सुपर पावर हैं चीन और रशिया, उनको कंटेन करना पड़ेगा। डायरेक्ट कंटेन नहीं कर सकते, इसलिए इनडायरेक्ट कंटेन करें। ये तो अमेरिका की स्थिति है। ईरान का जहां तक सवाल है, आज की स्थिति में जो नेवल पावर है, मैरीटाइम पावर है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ईरान अभी कुछ महीनों पहले रशिया और चीन के साथ नेवल एक्सरसाइज कर चुका है। अब साउथ अफ्रीका के साथ सब ब्रिक्स देश मिलके, इंडिया उसमें नहीं है, बाकी ब्रिक्स देश मिलके नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ईरान पूरी तरह से अपनी तैयारी में लगा हुआ है। जो आंदोलन वहां चला था, देखिए निश्चित रूप से आर्थिक हालत कोई अच्छी नहीं है ईरान की, लेकिन आर्थिक हालत के स्थिति को ट्रिगर करता है, आंदोलन को बढ़ाता है आगे। लेकिन केवल आर्थिक स्थिति है वो आंदोलन का कारण नहीं होती, कारण बहुत गहरे होते हैं। ये ईरान भी जानता है, ये दुनिया के जो नेता हैं वो भी जानते हैं। तो आज की स्थिति में ईरान में जो आंदोलन चला था विरोध, सरकार के विरोध में, वो लगभग नियंत्रण में है। और ईरान के पुलिस चीफ ने ये कह दिया है कि जो आंदोलन कर रहे थे उनके साथ हम उदारता से डील करेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो शांत हो जाएं, ये ऑलरेडी कह चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में, और देख, जो अमेरिका ने ये रियलाइज किया कि अमेरिका उतनी दूर से, हजारों किलोमीटर से दूर आके कुछ नहीं कर सकता, उनको लोकल अलाइज चाहिए। अलाई तो हैं, लेकिन ईरान के अगेंस्ट में कौन अलाई साथ होगा? कोई भी अरब कंट्री अमेरिका के साथ नहीं है, और वो अमेरिका को कन्विंस कर रहे हैं कि ईरान में इंटरफेरेंस करेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए वो अमेरिका नहीं चाहता कि सभी जो मिडिल ईस्ट के अलाई हैं उनकी इच्छा के विरुद्ध हम ईरान पे अटैक करें और सत्ता परिवर्तन करें। इसका अर्थ यह नहीं है कि अमेरिका ने अपना उद्देश्य छोड़ दिया सत्ता परिवर्तन का। इंटेलिजेंस के थ्रू निरंतर रूप से प्रयास होते रहेंगे, और उसमें ठीक है सिंह साहब, मैं आपके पास आऊंगा सर। I'll come to you. सिंह साहब, I'll come to you sir. I'll come to you. पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। मेरे साथ सूफी सैफुल्लाह कादरी साहब भी जुड़े, मुस्लिम स्कॉलर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कादरी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। पूर्णिमा जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि लोग ट्रम्प की छवि को लेकर इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है या डिप्लोमेटिक डायलॉग्स, उनका बड़ा माहौल उड़ाया जाता है कि वो बहुत अनरेस्ट में रहते हैं
बहुत जल्दी में रहते हैं, पता नहीं क्या डिसीजन ले लें, अगला बूम उनका क्या होगा कोई नहीं जानता। लेकिन ईरान को लेकर जिस तरह से फूक फूक कर अमेरिका कदम रख रहा है, या जो पेशेंस ट्रम्प दिखा रहे हैं ईरान को लेकर, मुझे लगता है कि कोई बड़ी स्ट्रैटेजी प्लान हो रही है। कल हमने एक डिबेट की थी कि हम ये बात भी कर रहे थे कि ये गेम प्लान है या कोई मास्टर प्लान है, कि आप पहले तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और अचानक आप अपने आप को काम डाउन करते हैं कि नहीं, विल हैव अ टॉक और विल प्लान इट एंड हम एग्जीक्यूशन से पहले इस पर बात करेंगे। और फिर ट्रम्प का बयान आता व्हाइट हाउस में, एयरफोर्स वन में, वो कहते हैं कि नहीं ईरान में चीज़ें अब लग रहा है ठीक हो रही हैं। लेकिन उसी बीच आप अपने वॉरशिप्स को भी खाड़ी के देशों में भेजने लगते हैं, मिडिल ईस्ट की तरफ, और वो भी एक नहीं दो। इसका मतलब है वेट एंड वॉच की पॉलिसी का उन्होंने सहारा लिया। और दूसरी बात यह है कि कब जंग होगी इसके बारे में जानकारी जरूर नहीं है, लेकिन ईरान पर हमला तो जरूर अमेरिका करेगा। पूर्णिमा जी, so much for having me. Namaste, Jai Hind. Yes, जय। there's no doubt. अमेरिका जो करने वाला है करेंगे। उनका भाषा, उनका जो लैंग्वेज यूज करते हैं, इट्स वेरी क्लियर। और अब दुनिया में 195 कंट्रीज आर designated or actually recognized by United Nations. Right, ma'am. अगर यूनाइटेड स्टेट्स के बिना बाकी कंट्रीज को अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो दिस इज द टाइम दे हैव टू एक्चुअली अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ सीरियस मैटर। Right, ma'am. आप अगर इकोनॉमी छोटे हो, आपकी पॉपुलेशन छोटे हो, आपके पास मिलिट्री नहीं है, आपके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, तो आपको कभी भी हड़प सकते हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स वहाँ पे पहुंच चुके हैं। एंड दिस इज बेसिकली कॉलोनियल प्रोपेगेंडा एंड कॉलोनाइजिंग प्रोपेगेंडा रीपैकेज्ड and rebranded at this point of time. America first and MAGA के अंदर आया है। This is a very sad situation. आप रिपब्लिकन पार्टी देख लीजिए, डेमोक्रेट पार्टी देख लीजिए, उनके गोल तो सही है, अमेरिकन इंपेरियलिज्म एंड अमेरिकन हेजेमनी इज द गेम, बट एट द एंड ऑफ द डे उनके टैक्टिक्स डिफरेंट हो सकती है। आपको पता है कुछ दिन पहले जो 500% तारीफ की बात करा जा रहा था, इंडिया के ऊपर भी लगाने वाले थे, दैट वाज आल्सो बाय पार्टिजन सपोर्ट। तो आप ये ना करें कि इट्स नॉट अबाउट रिपब्लिकन पार्टी और डोनाल्ड ट्रंप। इट इज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इनकी जो एजेंडा है वो मुखौटा खुल चुका है। द मास्क हैज फॉलन, दैट्स ऑल दैट हैज हैपेंड। बट अमेरिका हैज ऑलवेज ऑपरेटेड लाइक दैट। आपको दो एग्जांपल देती हूँ। आप यहाँ पे इंटरनली फेड के जो टारगेट चल रही है, फेड को जो इंडिपेंडेंस उनका जो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर लिटरली अभी इन्वेस्टिगेशन चलाया जा रहा है डीओजे से। दिस इज अ वेरी सेंसिटिव मैटर, बिकॉज आप हिस्ट्री का पन्ना ले लीजिए, जहां से टर्की की 2018 में उनका भी सेंट्रल बैंक ऑफ रिपब्लिक टर्की की फेल हुआ था। इट वाज द सेम सिमिलर काइंड ऑफ टैक्टिक्स। उसको प्रेशर करा जाता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को कब्जा करा जाता है, उनको प्रेशर करके इंटरेस्ट रेट कट करने के लिए धमकियां दिया जाता है। दिस इट्स नॉट जस्ट टर्की, आप जिम्बाब्वे ले लीजिए, काफी अदर कंट्रीज अदर उनको ले लीजिए। इट्स सेम टैक्टिक्स सर, यहाँ पे भी फेल होने वाले हैं। सो नाउ अभी यूएस डॉलर की बात करें, अभी the situation of United States, a declining share of global payments for US dollars. आप इसके US dollars के share in the right, ये सबसे बड़ा मसला है। और लास्ट पॉइंट ये है, आप इन्फ्लेशन की बात किए थे ईरान में, और वहां पे भूखमरी है। ईरान के ऊपर से 12,485 सैंक्शंस लगाया गया है वेस्टर्न कंट्री से। अब जो अभी इनकी जो टैक्टिक्स है, वेदर रशिया हो या ईरान हो, वेनेजुएला हो, सब कंट्रीज में सैंक्शंस लगाने के लिए और इकोनॉमिक प्रेशर डालने के लिए ये हमेशा करता है। और कंट्रीज आर इन ए पोजीशन दैट दे डोंट नो व्हाट टू डू, हाउ टू डू बिजनेस। अभी कंट्रीज के ऊपर सेकंडरी टैरिफ लगाया गया, जैसे इंडिया अभी ईरान के साथ बात कम नहीं कर सकता। चाबार, मैंने कल परसों ही देख रही थी, चाबार पोर्ट में अभी वो एंगेज नहीं करेंगे। दिस इज द सिचुएशन सर। वो सबको इतना कोशिश करेंगे इकोनॉमिकली कि उनके पास ऐसी सिचुएशन आए और वो उनके पास कोई ऑप्शन ना रहे, और अमेरिका का वेसल स्टेट। ठीक है मैम, फेयर इनफ। सैफुल्लाह कादरी साहब मेरे साथ हैं। ठीक है मैम, आई कम टू यू, आई हैव टू गो टू कादरी साहब आल्सो। कादरी जी, जिस तरह का मामला देखने को मिल रहा है कि अमेरिका सच में डर गया ईरान के नैरेटिव से, उसके दमखम से, उसकी जिद के आगे। लेकिन कहा यह भी जा रहा था कि अगर खामनेई साहब बातचीत करते तो शायद ये जो वहां पर आगजनी हुई, जो लोग हजारों लोग मारे गए, वहां पर जो कत्लो गारत हुई है, वो शायद बच जाती। कादरी साहब जी अमित सिंह जी, हाँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ से बात अपनी शुरू करूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी, जो खुद को खुदा समझ बैठा था जमीन पर, जो खुद को खुदा समझ बैठा था जमीन पर, आज वो इंसाफ ढूंढता फिरता है यकीन पर। जी, बहुत गुरूर था डॉलर की ताकत पर कभी,
बहुत गुरूर था डॉलर की ताकत पर कभी, अब सियासत भी उधार में चलती दिखी। इतिहास का एक उसूल है सिंह जी कि घमंड जितना ऊंचा हो गिरावट उतनी तेज होती है। घमंड जितना ऊंचा हो गिरावट उतनी तेज होती है। आपको मैं बिल्कुल एक सच्चे पक्के भारतीय होने के नाते ये बताना चाहूंगा जी। और जो लोग भी हमारी आवाज को सुन रहे हैं उनको साफ सुथरे तरीके से मैं पैगाम दूंगा कि जो कोई भी हमारे भारत के खिलाफ अनर्गल बयान देगा, कोई भारत का भारतीय उसका समर्थन नहीं करेगा, किसी भी देश का या किसी भी व्यक्ति का। अमेरिका ने पिछले कुछ समय से भारत विरोधी बहुत सारे अनर्गल बयान दिए, बहुत ऐसी भाषाओं का उपयोग किया। नहीं कादिर साहब, मैं और ईरान के मसाइल की बात कर रहा हूं। ईरान के मसले पे बताएं। जी जी जी, मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं यहाँ पे सीधे तौर पे ये कहना चाहूंगा कि जब जुल्म हद से बढ़ता है तो जो जुल्म करता है उसे जालिम कहा जाता है। जी। आप इतिहास उठाकर देखें, अमेरिका से बड़ा जुल्म और बड़ा जालिम पूरे दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है कोई भी। उसने बार बार जुल्म किया है, बार बार जुल्म किया है, बार बार हथकंडे अपनाया है। कभी आप इतिहास में जाएंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। मैं ईरान पे डायरेक्ट आ रहा हूँ। यहाँ पे भी इसने जो है प्रोपेगेंडा को ये किया था और उसने प्रदर्शनकारियों के तहत जो है एक महंगाई का मुद्दा बनाकर उसने पूरे ईरान में आगजनी करवा दिया था। लेकिन वहां की आवाम या किसी भी देश की आवाम सिर्फ महंगाई के बलबूते पर अपने देश को जला दे, अपने देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा दे, तो ये हो नहीं सकता है। सभी लोग समझते हैं कि इसके पीछे किसी ना किसी का हाथ जरूर है। तो ये खुलकर बात आ गई कि अमेरिका ही ने ये आगजनी करवाई थी। अब अमेरिका को जब जवाब दिया जा रहा है तो अमेरिका हाय तौबा मचा रहा है। अब नाटो भी उसका समर्थन करने को तैयार नहीं है, ना चीन उसका समर्थन करने को तैयार है, ना रूस उसका समर्थन करने को तैयार है। यानी दुनिया का कोई भी बुद्धिजीवी मुल्क हो। बेहतर है कादिर साहब, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। सहगल सर, एक बात तो जो कि पूर्णिमा भी कह रही हैं और इसके अलावा काजमी साहब भी कह रहे हैं और किरोड़ी सर ने भी ये बात कही है कि क्या अमेरिका मल्टी मिशंस पर है। यानी एक तरफ तो वो वेनेजुएला पर भी अपना काम कर रहा है, ईरान पर भी उसका फोकस है, क्यूबा जैसे मुल्कों पर भी उसका फोकस है, इसके अलावा वो ग्रीनलैंड पर भी अपने कब्जे की तैयारी कर रहा है। तो इतना बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट, इतना खर्चा होता है मल्टी मिशंस पर, और अमेरिका की इकॉनमी वैसे ही बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही है। तो क्या ये समझें कि ट्रंप जानते हुए भी जानबूझकर मल्टी मिशंस को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं और यही सबसे बड़ी खामी अमेरिका की है? सहगल सर, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि किसी भी ऑपरेशन के लिए खर्चा बहुत बड़ा होता है। लेकिन अगर आप देखो तो अमेरिका का डिफेंस बजट इस साल में 66% उस पर वृद्धि हुई है। राइट सर। उसके बाद नेक्स्ट 10 कंट्रीज का जो डिफेंस बजट ले लो, उनका नेक्स्ट 10 कंट्रीज का डिफेंस बजट अमेरिका के बराबर नहीं है। राइट सर। ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका को वंस अगेन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वो चाहते हैं कि जो मॉनरो डॉक्ट्रिन था कि जहाँ लैटिन अमेरिका के ऊपर उसका दबदबा हो, किसी प्रकार का रूस या चाइना का दबदबा ना हो। जहाँ तक क्यूबा का ताल्लुक है या कोलंबिया का ताल्लुक है, वो रशिया और चीन के नज़दीक जा रहे हैं। ऐसे में वो चाहते हैं कि ड्रग्स का तो एक बहाना है, ड्रग्स का तो बहाना वेनेजुएला के माध्यम से उन्होंने चीन के ऊपर बहुत बड़ा एक किस्म से हमला किया है जी। चीन की अबाउट $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट थी वेनेजुएला में। वो एक किस्म से कौन किया था। इसी माफिक जहाँ तक ट्रेड का ताल्लुक है, ईरान के साथ में सबसे बड़ा जो ट्रेड है, टू वे ट्रेड, 45 बिलियन ट्रेड वर्थ ऑफ ट्रेड जो है चाइना का है। और अगर अमेरिका और चाइना की ईरान की जंग होती है तो सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो चीन को होगा। तो इनडायरेक्टली वो चीन को टारगेट कर रहे हैं, इनडायरेक्टली रशिया को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक उनका क्वेश्चन है, ही विल प्रोसीड ओनली वन एट अ टाइम। वो सारा के साथ कोई मल्टी डायमेंशनल अटैक नहीं करेंगे कि क्यूबा के ऊपर भी, मेक्सिको पर भी, पनामा के ऊपर भी और कोलंबिया के ऊपर भी या ग्रीनलैंड के ऊपर, वन एट अ टाइम। उन्होंने देखो वेनेजुएला के ऊपर कब्जा, जिस माफिक से उन्होंने अपनी मिलिट्री प्रोग्रेस डिस्प्ले की वो तो दुनिया में अद्भुत है। फ्लैट 3 मिनट के अंदर उन्होंने मुजरमों को वहां से निकाल दिया और इस माफिक के वेपन्स इस्तेमाल किए जिनका पहले इस्तेमाल कभी नहीं किया गया। कहा गया है कि हाई एनर्जी वेपन्स का इस्तेमाल किया गया। उनके जो गार्ड्स थे, सिक्योरिटी गार्ड्स, उनके कानों के थ्रू
ब्लड निकला, उल्टियां आई और वो टेम्पररी पैरालाइज हो गए राइट और सर, कुछ नहीं कर सके। इसी राइट सर, माफी को ईरान के साथ बड़ा हाई टेक करेंगे। अगर आपको याद होगा कि ईरान के पास ये सारी ताकत थी, रशिया की तरफ से हाइपरसोनिक मिसाइल भी थी, लेकिन जो 12 दिन की लड़ाई हुई, ईरान वास्तव में कुछ बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सका अमेरिका को, इसराइल को राइट कुछ सर। हद तक नुकसान पहुंचा सका है। तो अमेरिका अपनी तैयारी पूरी कर रहा है, एक बार उसकी तैयारी पूरी हो जाएगी तो वन एट अ टाइम। ठीक है सर, याद पॉइंट है सर। करुण सिंह जी, एक आप तो मिडिल ईस्ट में सर बैठ के सारी वहाँ के नैरेटिव, वहाँ के देशों का जो डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन आप देख ही रहे हैं सर। अमेरिका जो अपनी पावर शिफ्टिंग में लगा हुआ है, कभी ईरान पे बात करता है, कभी वेनेजुएला पे बात करता है, कभी ग्रीनलैंड पे मसले पे बात हो रही है, कभी अरब कंट्रीज को थ्रेट देता है, कहता है कि जो लोग वेनेजुएला से काम कर रहे हैं, ग्रीनलैंड से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उन पर हम टैरिफ लगा देंगे। नाटो उनके खिलाफ खड़ा हो गया है, ग्रीनलैंड, डेनमार्क उनके खिलाफ लॉबिंग शुरू कर चुके हैं। तो ये जो सिचुएशन बन रही है, क्योंकि ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने, उसके बाद वो दोबारा आने वाले नहीं। हाँ, वो संविधान में कोई परिवर्तन, कोई तब्दीली ना कर दें उससे पहले, अपने जाने से पहले, वो अलग मसाइल है। लेकिन इस तरह का इतना क्लमजी, इतना क्लटर, इतना कौवेब तरह का जो डिप्लोमेटिक डिसीजन अमेरिका ले रहा है, आपको नहीं लगता आने वाले वक्त में बहुत पछताना पड़ेगा ट्रंप को? देखिए अमित जी, ऐसा है कि रूजवेल्ट के बाद जी, ट्रंप पहला प्रेसिडेंट है जिसने अपने टर्म के पहले साल में इतने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स इश्यू किए हैं। राइट सर, लेकिन उसका इंटेंशन यह है कि अमेरिका को मैं सुपर पावर की स्टेटस में वापस बनाऊंगा और उससे और आगे ले जाऊंगा, ये उनका इंटेंशन है, इनपुट भी है। टेक्निकल कैलकुलेशन में अमेरिका के जो पेंटागन है या अमेरिकन एक्सपर्ट हैं वो बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं। जैसे मदुरो को उठाया, ये टेक्निकल एक्सरसाइज थी, लेकिन समाज की जो गहराइयां हैं वो नहीं समझते हैं। Right, और sir. इसलिए मिडिल ईस्ट में अलग अलग तरीके से वो डील कर रहे हैं। सीरिया में ISIL से ने अभी अमेरिकन पे कुछ अटैक किया था, तो उनसे अलग डील कर रहे हैं। जो टर्की में अमेरिका के राजदूत हैं टॉम बराक, वो इराक भी विजिट किया है, सीरिया में भी दूत हैं। तो वो उधर तो जो कुर्द्स हैं और जो सीरियन गवर्नमेंट है उनके बीच में मध्यस्थता कर रहे हैं। राइट सर, दूसरी तरफ हुती वाला जो यमन का मामला है, उसमें सऊदी और UAE का आपस में जो है, दोनों अलग अलग ग्रुपों को समर्थन कर रहे हैं और समझौता भी हुआ है। लेकिन ये दोनों ही जगह जो समझौते हुए हैं, अमेरिका ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, लेकिन वो समझौते इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, वापस sir. कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो यमन में भी प्रयास हो रहे हैं, सीरिया में भी हो रहे हैं, इजराइल में तो वो सेकेंड फेज में वो लाने की बात कह रहे हैं कि अभी वो बना दिया है बोर्ड ऑफ पीस, और पूरा कह रहे हैं कि हम ये गजा को संभाल लेंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं कि गजा में भी इनका जो ये मिशन है सक्सेसफुल रहेगा। तो अगर ये तीन जो अलग अलग चीजें वहां नहीं हो रहा है, ईरान में तो और भी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि Right, sir. ईरान और अमेरिका की हॉस्टिलिटी बहुत लंबी है। और ईरान की जो कल्चर है, सभ्यता है, उसको वो डोमिनेशन किसी भी देश के बाहर से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये ईरानी तहजीब है, चाहे वो इस्लामिक वाली हो या पर्शियन हो। Right, दोनों sir. ही तहजीबों में बाहर के हस्तक्षेप जब होगा तो ईरान में मजबूती आएगी, ईरान कमजोर नहीं होगा। ये ठीक है सर, 2019 में देखा, 2022 में देखा, ये जून में देखा जब 12 दिन की लड़ाई हुई, और अब हमने फिर देख ठीक है लिया सिंह है। साहब, ज्यादा तो वक्त नहीं है, मुझे दो और लगता गेस्ट कि के पास ऐसी जाना है सर। स्थिति में अटैक करेगा। राइट सर, राइट सर। सर पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर दिया सर आपने। आप जिस तरह से आप डिटेल बता रहे हैं वो बिल्कुल क्लैरिटी है। काज़मी साहब, मुझे एक बात बताइए, यहाँ से ईरान का नैरेटिव आप कहाँ शिफ्ट होता देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से इजराइल अमेरिका की थोड़ी सी ढील दिखाई दे रही है, ऐसा तो नहीं ईरान को लग रहा है कि भाई अब इस मुश्किल से हम बाहर आ गए हैं और अब अमेरिका और इजराइल उन पर आई नहीं कर रहे हैं, उन पर निशाना नहीं है, उन पर स्ट्रैटेजिक मिशन प्लान नहीं हो सकते? यहाँ से ईरान का मूव आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ईरान बिल्कुल ट्रंप की किसी बात पर भरोसा नहीं करता। जब जून में जंग शुरू हुई थी उस वक्त भी अमेरिका से बातचीत चल रही थी। ओमान में 2 दिन बाद ही 5वां राउंड होने वाला था, उस वक्त हमला किया। अब ईरान इनके किसी भी बयान पर भरोसा नहीं कर रहा और उसने अपनी फौजी तैयारियां बहुत मजबूत रखी हुई हैं। वो खुल करके कह रहे हैं कि अगर इस बार हमला हुआ तो हम जो इस इलाके में मुल्क हैं, अगर वो साथ देंगे अमेरिका का, तो उन मुल्कों पर, खास तौर पर उन मुल्कों में जो अमेरिकी फौजी अड्डे हैं, उनको टारगेट बनाया जाएगा। और इजराइल पर जो
पिछली बार 12वें दिन जंग थी उस लेवल से शुरू करेंगे, पहले दिन की तरह से शुरू नहीं करेंगे। आपको मैं बता दूं कि 12 दिन की जंग जब खत्म हुई थी, आखिरी कंडीशन यह तय हुई थी कि आखिरी हमला 3 घंटे तक इजराइल पर ईरान करेगा और इजराइल को जवाब देने का हक नहीं होगा। इसी तरह से उदैद पर हमला हुआ कतर में, उसमें भी हमला करने का, जवाबी हमले का तय हुआ और जवाबी हमला अमेरिका नहीं कर सकता यह तय हुआ। इतने कमजोर होकर के 12 दिन की जंग रुकवाई थी इजराइल और अमेरिका ने। कोई बड़ा एडवेंचर करेंगे तो ईरान उससे कहीं ज्यादा तैयार है। अब रूस और चीन से भी उनके पास एयरफोर्स के लिए काफी बड़ी सपोर्ट मिल चुकी है। अपने मिसाइल्स के बारे में भी वो कह रहे हैं कि बहुत से सरप्राइजेस आप देखेंगे, ऐसे मिसाइल जो दुनिया का कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सका अब से पहले भी, अब के बाद भी, और वो मजबूती से लड़ेंगे। ऐसी उनकी तैयारी मुझे लगती है। ठीक है, सूफी सैफुल्लाह कादरी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ, सिर्फ 1 मिनट मेरे पास बचा हुआ है, बाकी मुझे पूर्णिमा जी के पास भी जाना है। यहाँ से देखिए, ईरान को लेकर जो एक मेंटालिटी है, एक जो सोच है दुनिया भर में कि भाई वो एक कट्टर देश है, अपने लोगों की सलाहियत के लिए, उनकी बेहतरी के लिए वो लगातार काम करता है, लेकिन वहाँ पर जो कुछ हो रहा है, आप देखिए वहाँ पर लोग खुश नहीं हैं, महंगाई अपने चरम पर है। आप आते हैं, खामनेई साहब, एक पब्लिक अपीयरेंस होती है, वो अमेरिका की बात करके चले जाते हैं, वो अपने लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, उनके खाने की, उनकी भुखमरी की, उनकी दिक्कतों परेशानियों की बात नहीं कर रहे हैं, उनको बेहतर बनाने की बातें नहीं हो रही हैं। वो सिर्फ जंग में मुफ्तला होना चाहते हैं, अमेरिका को धमका रहा है, अमेरिका उनको धमका रहा है, जनता पिस रही है, उसके बारे में ईरान बात नहीं कर रहा। अगर इतना समझदार मुल्क है तो पब्लिक वेलफेयर के लिए बातें क्यों नहीं हो रही हैं? सैफुल्लाह साहब। अमीन सिंह जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपने बताया कि बहुत ही कट्टर मुल्क है, तो मैं इस बात का जो है बिल्कुल खंडन करता हूं कि कोई मुल्क कट्टर नहीं होता है, बल्कि वहां के जो नागरिक होते हैं उनमें से कुछ एक लोग कट्टर होते हैं जी। मुल्क कट्टर नहीं होता है, बल्कि मुल्क में रहने वाला जो नागरिक होता है उसमें से कुछ लोग गिने चुने, समझे कि नहीं, वही होते हैं कट्टर। और मैं आपको 100 बात की एक बात कहूंगा, बहुत सारी बहस होती है, डिबेट होती है, मेरा अपना मानना है कि प्रेम मोहब्बत अमनो वफा का हर एक से रिश्ता जोड़ो। प्रेम मोहब्बत अमनो वफा का हर एक से रिश्ता जोड़ो, पहले किसी को मत छेड़ो, जब छेड़े कोई तो आगे आप समझ ही गए होंगे सिंह जी। जी 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 जी। तो अमेरिका क्या है कि बार बार सबको छेड़ता रहता है, कभी इसको कभी इसको कभी इसको कभी इसको, मतलब उसका काम ही है, मतलब उसको मतलब कीड़ा है छेड़ने का, समझ ना। तो अब उस कीड़े को खत्म करने के लिए किसी ना किसी को तो आना ही पड़ेगा। अब देखा जा रहा है कि ईरान आगे आ रहा है, तो भाई हम तो ये चाहते हैं कि एक बार ये कीड़ा खत्म ही कर दिया जाए, चाहे ईरान खत्म करे चाहे लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इस कीड़े को खत्म करना। ये हाइब्रिड कीड़ा है और ये कीटनाशकों से मरने वाला कीड़ा नहीं है। पूर्णिमा जी, आई ओनली हैव 1 मिनट लेफ्ट, नीड योर क्लोजिंग कमेंट ऑन दैट। क्या अमेरिका ग्रीनलैंड पर रिटेलिएशन के बाद ईरान पर वापसी कर रहा है? क्या फिर से खाड़ी देशों में तनाव होने जा रहा है? क्या ईरान पर अभी भी खतरे की तलवार लटकी हुई है? योर क्लोजिंग कमेंट में। नहीं, ग्रीनलैंड तो देखिए ऐसा है कि सर मैं पूर्णिमा जी से पूछ रहा हूँ, काजी साहब, मैं पूर्णिमा जी से पूछ रहा हूँ। पूर्णिमा जी प्लीज गो अहेड। हाँ ठीक है, ओके जी। थैंक यू सो मच। जैसे मैंने पहले कहा है कि ये खतरा जो है चलता रहेगा, बट आपको एक चीज़ मैंने अब बताऊं, आज ईरान की बात कर रहे, कल क्यूबा या कोलंबिया, लिटरली चिले और बोलीविया की बात भी हो जाएगी, तो क्या करोगे? बट आपने एक क्वेश्चन पूछा था, वहाँ पे तो भूखमरी है, उसके बारे में बात नहीं करते, यहाँ पे सिर्फ अमेरिका के बारे में क्यों करते? कल को अगर आपके ऑपोजिशन इंडिया में बोल दे वहाँ पे जॉब्स नहीं है, वहाँ के यूथ रास्ते में आ जाए 2026 में, आई फील दैट्स व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन इंडिया ऑल्सो। वहाँ पे भी रिजीम चेंज की बात हो रहा है, लेकिन आप वहाँ पे ऐसे बोलेंगे कि वहाँ पे भूखमरी है, वहाँ पे जॉब्स नहीं है, इसीलिए उसके बारे में बात कर रहे हैं, और कोई जो फॉरेन एक्टर्स है उसके बारे में बात नहीं करना चाहिए। देखिए, मेरा दिक्कत वो नहीं है कि कोई कंट्रीज इज नॉट परफेक्ट, इवन अमेरिका इज नॉट ए परफेक्ट कंट्री, बट उनका आदत ये है कि हर जगह में जाके घुसना। लेकिन इंडिया तो कोई कभी ऐसे काम नहीं करता। आप बांग्लादेश की सिनेरियो ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए, नेपाल लीजिए, म्यांमार ले लीजिए, आप दुनिया की कोई भी कंट्री ले लीजिए। आप 1893 200 ईयर्स की एक कहानी बोलती हूँ जहाँ पे क्वीन लिली यूकोलामा को हटा के हवाई को यूनाइटेड स्टेट्स का पार्ट करा गया है सर। दैट इज द फर्स्ट कू बाय अमेरिका,
at that point of time. आप देख लीजिए 200 history of coups and deceptions and lies. अब Right, ईरान ma'am. की बात आप करेंगे, वहां पे घुसे हुए पड़े हुए सारे CIA एजेंट, अब जब उनको लगेगा कि अटैक करना सही है वो कर देंगे. दैट इज देयर इज नो पॉइंट अबाउट इट. बट ऑल्सो वी हैव टू कंसिडर, आपने बात किया है कि भूखमरी के, इन्फ्लेशन की और डेट की. सर यहाँ की डेट 120% है नेगेटिव, और ईरान का 42% नेगेटिव है. तो अब भूखमरी अगर अमेरिका में चल जाएगा तो कोई फॉरेन कंट्री जैसे रशिया, ईरान और चाइना से कोई ऐसे धमकी आ जाए तो अमेरिका के ऊपर, तो हमें कैसा लगेगा? इट्स दे आर नॉट थिंकिंग फ्रॉम दैट कांस्टेंट सिचुएशन. ये कभी भी हमारे ऊपर भी ऐसे हो सकता है. मेरा दिक्कत यही है कि अमेरिका का क्या, व्हाट इज देयर राइट्स, एंड कहाँ से लाइसेंस लेके आए कि हर जगह में जाके घुस जाते, हर जगह में जाके उनका दादागिरी दिखाना होता है. आज ईरान हो, कल इंडिया हो सकता है. सर, दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर एंड यू शुड आल्सो टेक इट सीरियस मैटर. ठीक है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का. पूर्णिमा जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम अमेरिका. इसके अलावा करोड़ी सिंह जी थे मिडिल ईस्ट से हमारे साथ, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया. अहमद काज़मी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. सैफुल्ला काजी साहब भी हमारे साथ, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया. देश के सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना. रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, फिर से मुलाकात होगी नई बहस, नए सवाल और नए मसलों के साथ. देखते रहिए इंडिया न्यूज़. आपके घर के खाने में